ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज बिल्कुल समय को लॉस किए बिना। आज एल्केन का पूरा फुल चैप्टर हमको ख़त्म करना है, मतलब टुडे ऑनवर्ड्स द लास्ट लेक्चर फॉर हाइड्रोकार्बन ऑफ एल्केन। ठीक है ना। तो आज हमें एल्केन ख़त्म कर देंगे। एल्केन की प्रॉपर्टीज़ कुछ बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं, बहुत टफ प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। और जितनी चीज़ें अब तक हम पढ़ा चुके हैं ध्यान रखिए, अभी आप लोगों का हाइड्रोकार्बन टेस्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन विदाउट हाइड्रोकार्बन आप बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ सकते। अभी एल्कीन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे, एल्कीन में वापस हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस आएगा, E1 आएगा, E2 आएगा, इवन C भी आएगा। इवन आप पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों का हम रिवीजन करेंगे, देखेंगे कैसे करना है। ठीक है ना। और हाइड्रोकार्बन टेस्ट में आ जरूर नहीं रहा है, लेकिन इनका बेस बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे के सारे लोग इन चैप्टर्स का रिवीजन अच्छे से करते रहिए। ठीक है ना। और एल्केन से एक चैप्टर हर साल, एल्कीन से, एल्काइन से, मतलब आप ऐसा समझ लो हाइड्रोकार्बन का वेटेज 3 क्वेश्चन का हो सकता है, और 2 से 3 क्वेश्चन तो हर साल पूछे ही जाते हैं, इसलिए हाइड्रोकार्बन का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में हमने हेलोजनेशन पढ़ा दिया है, एरोमेटाइजेशन पढ़ा दिया है, आइसोमराइजेशन पढ़ा दिया है, ये सारी की सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, इंसर्शन क्या होता है, रिएक्शन विद कीटोन क्या होता है, पायरोलिसिस क्या होता है, क्रैकिंग क्या होता है, और उनके बाद कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। होपफुली आज ये लेक्चर खत्म हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट अगली हेडिंग डालिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स। अगला हमारा टर्म है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। अगर एल्केन का ऑक्सीडेशन किया जाए तो कैसे किया जा सकता है? द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, एंड दिस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन कैन बी डिफाइंड बाय 3 मेजर टाइप्स। एक तो होता है हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन, नंबर 1 कंप्लीट ऑक्सीडेशन। बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन मींस कंबशन ऑफ एल्केन। ठीक है ना। तो यहां पर एक वर्ड हम ऑक्सीडेशन ना करके अगर कंबशन यूज करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मींस कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन। नाउ इट इज कंप्लीट कंबशन। नंबर 2 इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। और नंबर 3 कैटालिटिक कंबशन। ठीक है ना। और नंबर 4 ऑक्सीडेशन बाय केमोनोफोर। हम केमोनोफोर से भी इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो देखेंगे क्या क्या हो सकता है। ये 4 तरीके से द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन कैन बी वेल डिफाइंड। ठीक है ना। तो अब कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन एल्केन इज ट्रीटेड विद द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अंडर डेफिनिट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर के डेफिनिट वैल्यू लगाई जाए और सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन किया जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है कि इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर किया जाए तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। कैटालिटिक का मतलब है अगर किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन एल्केन का किया जाए तो क्या होगा, और अगर केमोनोफोर से किया जाए तो क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप हम सारी बातों को समझेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हेडिंग डालिए कंप्लीट कंबशन ऑफ एल्केन। और कंप्लीट कंबशन ऑफ एल्केन में लिखो व्हेन एन एल्केन, राइट, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, व्हेन एन एल्केन is treated with sufficient supply of oxygen, then it converts into CnH2n plus 2 plus O2, then it converts into carbon dioxide and water. It converts into carbon dioxide plus water. रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने में डायरेक्टली मैं बैलेंसिंग में लिख देता हूं n, और यहां पर क्या आ जाएगा n+1, और यहां पर आ जाएगा 3n+1 डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये मैंने एक पर्टिकुलर प्री डिफाइंड फॉर्मेट रिएक्शन लिख दी है, और इस रिएक्शन के बिहाफ पे देखिए ध्यान रखिएगा, कार्बन का मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना कोई और टर्म मत बना लीजिएगा, यहां पर कोई भी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड नहीं बनने वाला। तो जो
कंप्लीट कंबशन ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब है पूरी तरह से ऑक्सीडाइज्ड कन्वर्ट्स इनटू मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे मान लिया अगर रिएक्शन लिखी है मीथेन प्लस ऑक्सीजन, चलिए रिएक्शन करवा लीजिए जल्दी से, और इथेन प्लस ऑक्सीजन, चलिए करवाइए जल्दी से, रिएक्शन बनाइए। कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं अब तक? 192। ओके, तो यहां पे क्या होगा, C2H6 प्लस O2, तो कंफर्म है कि ये बन जाएगा CO2 और ये बन जाएगा प्लस वाटर। ठीक है ना। रिएक्शन अगर आप देखिए, ये अगर आपको याद रहता है तब तो ठीक है, और अगर याद नहीं भी रहता है तो आप डायरेक्ट बैलेंस तो कर ही सकते हो। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, यहां पर कितना है, हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन कितना कर दिया जाएगा, 2 2 4। अब ऑक्सीजन कितना है, 2 और 2 4, तो यानी कि यहां कितना कर दिया जाएगा, 2। क्लियर है। तो आप इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो। और यहां लिखा हुआ है CO2 प्लस H2O, बच्चों वाली रिएक्शन है बिल्कुल। यहाँ C2 है तो यहाँ C2 है, हाइड्रोजन 6 है तो 3 2 6, और 2 2 4 3 7, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 7/2। इस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं ना। इट इज द कंप्लीट कंबशन ऑफ एल्केन। तो ये जो कंप्लीट कंबशन ऑफ एल्केन है, यहाँ पर कार्बन बिल्कुल नहीं बचता है और पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात कभी कभी पूछी जाती है कि हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा है किसका कम है। एक टर्म यूज किया जाता है कभी कभी कि डिफाइन द हीट ऑफ कंबशन, मतलब ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई में निकलेगा और उसमें जो भी मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ कितनी हीट निकलेगी। तो जो भी हीट निकलने वाली है वो हीट ऑफ कंबशन है यहाँ पर। और एंथैल्पी ऑफ कंबशन आप लोग सभी लोग पढ़ चुके हो। एंथैल्पी ऑफ कंबशन थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, कि टोटल रिलीज्ड एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ substance is completely oxidized by oxygen, completely combusted by oxygen, converts into most oxidizable product in pure and stable form in thermochemistry. That is called heat of combustion. क्लियर। तो कभी कभी एल्केन के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है कि हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा होता है या किसका कम होता है। तो यहां पर एक छोटा सा टर्म है हीट ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। लिख लो कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है। तो लिख लो हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन। तो हीट ऑफ कंबशन का मतलब ये है कि आपको पता है ना, इसकी डेफिनेशन लिखने की कोई खास जरूरत नहीं, या लिख लो, बिल्कुल लिखिए कि टोटल रिलीज एनर्जी, दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टोटल रिलीज एनर्जी, राइट, टोटल रिलीज एनर्जी व्हेन, टोटल रिलीज एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is completely burnt with excess amount of oxygen, is completely burnt with sufficient supply of oxygen, ऐसे लिखो, sufficient supply of oxygen, then it converts into most oxidizable and stable product, मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल एंड स्टेबल प्रोडक्ट। मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कार्बन CO2 में ही कन्वर्ट होगा, किसी और में जाएगा तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा ही नहीं। और इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, इसके दो बस बेसिक बातें मैं लिख रहा हूं। नंबर 1, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, यहां पर लिख रहा हूं इंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन, ऐसे लिख देता हूं ना, डेल्टा H नॉट C, इंथैल्पी ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे सिंपल सा फंडा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने ज्यादा होंगे उसका हीट ऑफ कंबशन उतना ज्यादा होगा। सिंपल सा फंडा है। जैसे मान लिया आपसे कह दिया जाए कि ये लिखा हुआ है साइक्लो प्रोपेन, ये लिखा हुआ है साइक्लोब्यूटेन, ये लिखा हुआ है साइक्लोपेंटेन, ये लिखा हुआ है साइक्लोहेक्सेन। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन देखा जाए, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इंथैल्पी ऑफ कंबशन बढ़ता जाएगा बिना किसी इफेक्ट बट के। तो आपको क्या लिखना है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जिसमें जितने ज्यादा होंगे उसमें डेफिनेटली उतनी एनर्जी जो है ज्यादा निकलेगी। ठीक है ना। अब टू साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोसेप्टेन कम स्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा। फिर साइक्लोसेप्टेन से साइक्लोऑक्टेन थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू बेयर-स्टेन थ्योरी कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों ने जीओसी में पढ़ा होगा, बेयर-स्टेन थ्योरी के अकॉर्डिंगली। अच्छा, पेंटेन और सेप्टेन में पेंटेन ज्यादा स्टेबल होता है, यह भी बात आपको याद रखनी चाहिए
कि पेंटेन और सेप्टेन में, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोसेप्टेन में साइक्लोपेंटेन इज मोर स्टेबल। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बराबर हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे भाई, हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बराबर हो गए तो ये पॉइंट नंबर 1 है, तो पॉइंट नंबर 2 भी लिख लीजिए कि इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम हो गए, then enthalpy of combustion is inversely proportional to stability. Then enthalpy of combustion is inversely proportional to the stability. तो वो जो होगी वो उसके स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, पॉइंट नंबर 2। ठीक है ना भाई, स्टेबिलिटी एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, ठीक है ना। तो जो एनर्जी रिलीज होगी और स्टेबिलिटी एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विद ईच अदर। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होगा स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे मान लिया, अगर मैंने आपसे कहा ऐसे, जैसे मान लिया सिंपल सा क्वेश्चन दिया, यहां पर दिया साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना, और साइक्लोपेंटेन में इस तरीके से लगाया मिथाइल, कितने 5 1 6 कार्बन है। यहां पर लगाया हमने साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन में 1 कार्बन लगाया, और यहां लगाया हमने साइक्लोप्रोपेन। तो इधर 5 6 कार्बन है, इधर कितने कार्बन है 4 1 5 कार्बन है, इधर कितने कार्बन 4 कार्बन है। तो यहां पर 6 कार्बन है, यहां पर 5 कार्बन है, यहां पर 4 कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो गए। अब नंबर ऑफ कार्बन अगर चेंज हो गए तो डेफिनेटली फिर इनकी स्टेबिलिटी देखेंगे, और स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा, सी बी ए। क्लियर है, चलिए नोट करिए जल्दी से। एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है वो चेंज हो जाएगा, समझ पा रहे हैं सभी लोग? क्लास करिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप बहुत सारे लोग ये वेट करते हैं कि भाई अगर हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसको देख लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि मान लिया नेट ना आए और वीडियो अपलोड ना कर पाऊं मैं, अभी तो आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लासेस हमेशा करते रहिए, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिचुएशन होगी। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी आप सभी लोग जानते हो कि हाउ कैन वी चेक द स्टेबिलिटी। तो यहाँ स्टेबिलिटी को डिफाइन करने का हमारा मेन मोटो नहीं है, बस आप इतना अगर आपको याद रहेगा कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टेबिलिटी डिफरेंट टाइप्स की आप जानते हो, जीओसी में आपने अच्छे से पढ़ रखी है, और उस स्टेबिलिटी को डिफाइन करो और यहाँ पर इसको रिवर्स ऑर्डर कर दो। तो ये छोटा सा एक जनरल पैटर्न है कि भाई कंप्लीट कंबशन ऑफ एल्केन है, ठीक है ना। अच्छा, वन मोर थिंग, नंबर 2, अगर इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एल्केन कर दिया जाए, नंबर 2 इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एल्केन, तो वहां पर क्या लिखना है कि व्हेन एल्केन, कोई भी एल्केन ले लिया जाए, जैसे मान लिया ले लिया जाए मीथेन, और मीथेन की रिएक्शन करवा दी जाए ऑक्सीजन से, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑक्सीजन, देन नोट डाउन, लिखो व्हेन एल्केन is burnt with insufficient supply of oxygen. Write down, when alkane is burnt with insufficient supply of oxygen, then it converts into carbon monoxide and water. ठीक है ना। इवन CH4 प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पे ब्लैक कार्बन और वाटर भी बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है और कार्बन भी बन सकता है। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और रिएक्शन को बैलेंस कर ली जाएगी, बैलेंस आप कर लोगे। तो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में वो मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उसके ठीक एक पहले वाले प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो एल्केन का इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एल्केन, इसको इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एल्केन कहते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल ऑक्सीडेशन ही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अच्छा, नंबर 3, एक छोटा सा बात और यूज कर लेते हैं, दी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। जरा देखिए कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या होता है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से पहले आपको एक बात समझनी होगी कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि व्हेन एल्केन इज ऑक्सीडाइज्ड विद अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट, देन इट कन्वर्ट्स इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। वहां पर डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अब अभी तक की कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हाईली टेम्परेचर पर उसको हीट कर दिया हमने सिंपली। लेकिन अगर मान लिया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उसको हीट किया जाता है, तो एल्केन ऑक्सीडाइज हो सकता है अल्कोहल में, एल्केन ऑक्सीडाइज हो सकता है एल्डिहाइड में, एल्केन ऑक्सीडाइज हो सकता है एसिड में। तो एक हमारे पास जनरल टर्म है, आप सभी को पता है कि हमारे पास एक होता है अल्कोहल,
सॉरी चलो एल्केन, एल्केन से शुरुआत करते हैं। एल्केन को ऑक्सीडाइज कर सकते हो, अल्कोहल बन सकता है। अल्कोहल को और ऑक्सीडाइज करो, क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। अच्छा, एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, यहां दोनों सिचुएशंस होती हैं। और इसको अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड बनेगा। ये सारे के सारी ऑक्सीडेशन की कंडीशंस हैं। मतलब एक आपको एक जनरल टर्म भी याद रखना होगा, ये बात हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज करोगे एल्डिहाइड में या कीटोन में। अच्छा, कैसे पता एल्डिहाइड में होगा, कैसे पता कीटोन में? तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में होता है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में होता है। ये सारे चैप्टर ही पढ़ने हमको, पूरा अल्कोहल चैप्टर है, पूरा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर है, पूरा एसिड चैप्टर है। तो आप टेंशन मत लो, पूरे का पूरा फुल इनकी जन्म कुंडली पढ़ने वाले हैं हम आगे। तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करोगे एसिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन अल्कोहल को अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज कर दो तो डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज कर दो। और इसका वाइस वर्सा भी होता है, एसिड का रिडक्शन करो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, इसका रिडक्शन करो ये बनेगा, इसका स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कर दो तो ये बन जाएगा। ये इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। अब एल्केन से भी वही सिचुएशन होती है कि एल्केन का ऑक्सीडेशन करोगे ये बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन ये, इसका करोगे ये करोगे, इसका आप स्ट्रॉन्ग कर दो तो डायरेक्ट वो बन जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा स्ट्रॉन्ग से थोड़ा कम कर दो तो ये बन जाएगा, थोड़ा माइल्ड कर दो तो ये बन जाएगा। समझ पा रहे ना? तो अब हमें करना होगा कैटलिस्ट, यानी मतलब इसको इसमें बनाना है तो कोई एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, इससे इसमें बनाना है तो कोई कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, इससे इसमें बनाना है तो कोई एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास जरा कैटलिस्ट का कंडीशन देख लो कि अगर एल्केन की रिएक्शन कॉपर ट्यूब के साथ करवा दी जाए, कॉपर ट्यूब के साथ 100 एटीएम के साथ और अप्रॉक्स टेम्परेचर 200 to 250 डिग्री सेल्सियस के साथ, जरा कंडीशन देखिए कि व्हेन एल्केन इज ऑक्सीडाइज्ड विद अ कॉपर ट्यूब with 100 atm pressure with 200 to 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन इट कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल। ये कॉन्सेप्ट आपको लिखना पड़ेगा कि व्हेन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में पॉइंट नंबर वन लिखें कि व्हेन एल्केन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉपर ट्यूब with 100 atm pressure and 200 to 250 degree Celsius temperature, then it converts into alcohol. Then it converts into alcohol with same number of carbon atom. With same number of carbon atom. ठीक है ना? अच्छा, वन मोर थिंग, अगर इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए, पॉइंट नंबर 2, when alkane is oxidized by molybdenum oxide, बिल्कुल सेम तरीके से 100 एटीएम प्रेशर और सेम टेम्परेचर। पॉइंट नंबर 2, when alkane is oxidized by molybdenum oxide, ये molybdenum oxide इवन MOO भी होता है उसका एक मोलिकुलर फार्मूला। तो molybdenum oxide with same temperature and pressure, it converts into aldehyde. It converts into aldehyde with the same number of carbon atom. Clear? Point number 3. Point number 3, ये दिखाई दे रहा है आपको? Point number 3. Point number 3 क्या लिखोगे कि when alkane is oxidized by Ag2O in presence of Ag2O, सारे कैटलिस्ट लिख रहा हूं, Ag2O या इवन मैंगनीज एसीटेट की प्रेजेंस में भी लिखा जा सकता है। मैंगनीज एसीटेट MnCH3COO का होल्ड ट्वाइस, इसकी प्रेजेंस में करवाओ या इसकी प्रेजेंस में करवाओ। When alkane is oxidized by Ag2O सिल्वर ऑक्साइड या मैंगनीज एसीटेट, then it converts into acid. अच्छा, under same temperature and pressure it converts into acid with the same number of carbon atom. तो same number of carbon atom में कन्वर्जन हो जाता है। इस पूरे फ्लो चार्ट को आप अच्छे से बना लीजिए। ठीक है ना? अब जरा रिएक्शंस देख लो। अगर मान लिया मैंने कहा ये लिखा हुआ है CH3CH2 और रिएक्शन करवाई गई कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस 100 एटीएम और 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। देखिए, 2 कार्बन का अगर एल्केन है तो 2 कार्बन का अल्कोहल बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? अगर इसी की रिएक्शन हमने करवा दी किससे? मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड से M2O3, और तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO।
दो कार्बन का एल्केन है, सॉरी इथेन, CH3 ठीक है ना। दो कार्बन का अगर इथेन है, एल्केन है, तो दो कार्बन का एल्डिहाइड है। और अगर इसकी रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड से करवा दी जाए तो ये बन जाएगा सेम CH3COOH। मतलब ध्यान रखना, लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगर ये कैटलिस्ट याद नहीं होंगे तो आप कर नहीं पाओगे, इसलिए रट रट के समझो और समझ समझ के रटो अच्छे से एकदम, ठीक है ना। तो इट इज कॉल्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन एल्केन का होता है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस छोटा सा अगर टर्म ये याद हो जाएगा तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछे जाते हैं, डायरेक्ट कि भाई ये क्या है। ये तो एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है कि लैब में इसको ले जाओ और इसमें आग लगा दो। अब क्या बनेगा वो तो आग लगने के बाद ही पता चलेगा, जो पता चला उसी को लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो हीटिंग इफेक्ट की कोई मैकेनिज्म नहीं है खास। हीटिंग इफेक्ट में क्या पड़ता है, करना पड़ता है कि एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट होता है, जाओ और आग लगा दो और देखो क्या बना, क्या जला और क्या बचा। जो बचा वही आंसर, जो जल गया वो चला गया, ठीक है ना। अच्छा, एक सबसे छोटी सी बात एक इसी ऑक्सीडेशन और समझते चलो कि अगर मान लिया किसी एल्केन को KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर दिया जाए, यहां पर एक जनरल टर्म है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अगर इसका ऑक्सीडेशन हम डायरेक्टली KMnO4 से करवा देते हैं, और KMnO4 की एक खास बात समझ लो, इट इज अ मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 इज मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब अगर कभी भी जो लास्ट लिमिट हो ना, आप वहां तक इसको ले जा सकते हो। मैंने कहा एल्केन को अल्कोहल में, अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में, एल्डिहाइड कीटोन को एसिड में, और स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो डायरेक्ट एसिड में, यानी कि डायरेक्ट एसिड, यानी इट कन्वर्ट्स इनटू CH3COOH। सेम नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन बन जाएगा, मतलब एल्केनोइक एसिड बन जाएगा। अगर ये दो कार्बन है तो इथेनोइक, अगर ये तीन कार्बन होते तो प्रोपेनोइक, चार होते तो ब्यूटेनोइक, एंड सो ऑन। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन से एल्केन। अच्छा, यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ना, जानते हो कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का है। अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन ले लेते, जरा देखो, CH3 और यहां पर क्या कर देते H, और KMnO4 से रिएक्शन हो जाती। बता सकते हो क्या बनेगा? हाँ भाई, दिमाग लगाओ, क्या बन सकता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं ना। ये कितना डिग्री का हाइड्रोजन है? ये 2 डिग्री का हाइड्रोजन है। ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का। अच्छा, 3 डिग्री हाइड्रोजन भी बना सकते हैं। देखो, CH3 और ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, देखिए। और इसकी भी KMnO4 से रिएक्शन करवाएंगे हम। नाउ द KMnO4। तो हमें क्या करना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों डिग्री इसका अगर KMnO4 से रिएक्शन करवाया जाए तो आप ध्यान रखो, ये 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन, ये तो 2 डिग्री का हाइड्रोजन है, बट नाउ इट इज व्हाट, इट इज अ नॉर्मल प्रोपेन। 2 डिग्री हाइड्रोजन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता ना, तो ये प्रोपेन ही है, तो यहां पर बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, एक बात और, कभी कभी ऐसा लिखा मिल जाता है प्रोपियोनिक एसिड, देखिए कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा, प्रोपेनोइक एसिड नहीं मिलेगा यहां पर, ऐसा प्रोपेनोइक एसिड। देखो कहां कहां फर्क पड़ रहा है, एनोइक, इयोनोइक, मतलब एक है प्रोपेनोइक, एक है प्रोपियोनिक। तो बस ध्यान रखना, नीचे वाला है IUPAC, ऊपर वाला है कॉमन। ये कॉमन है। एल्केनोइक को एल्कियोनिक एसिड अगर बोलें तो मतलब उसका जनरल नाम है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा इसको। तो यहां पर 2nd डिग्री जो कार्बन है, 2nd डिग्री का मतलब होता है कि डायरेक्टली वो एल्केनोइक बनेगा। अच्छा, 3 डिग्री वाला इंपॉर्टेंट, 3 डिग्री वाला कि when 3 degree tertiary alkane is treated with oxidized by KMnO4 then H converts into OH। यहां पर एसिड नहीं बनता है, यानी कि इट कन्वर्ट्स इनटू, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है कि अगर टर्सरी अल्केन को जब ऑक्सीडाइज किया गया KMnO4 से तो देखा गया कि वो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाता है। जितने भी कार्बन होंगे उसका अल्कोहल ही फॉर्म बनेगा। ये है आपका क्या, इट इज 1 2 3 4 आइसोब्यूटेन, ठीक है ना, एंड इट इज व्हाट, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है ना। तो बस H इज कन्वर्ट्स इनटू OH। तो आपको क्या लिखना है कि व्हेन टर्सरी अल्केन, नोट करके लिखो इस बात को, कि व्हेन टर्सरी अल्केन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 देन H कन्वर्ट्स इनटू OH। तो जो H है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, then H converts into OH। तो जो H होगा वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो था
एल्केन। अच्छा, एक बात और समझ लो, कभी कभी ऐसा भी कंपाउंड दे दिया जाता है, मान लिया ऐसा दे दिया जाए एल्केन जो है, कहने का मतलब यहां लगा दिया जाए ऐसे CH3 और इसकी रिएक्शन करवा दी जाए KMnO4 से, कुछ ऐसा। तो ये सिचुएशन भी देख लीजिए, ये सिचुएशन भी हालांकि आगे के चैप्टर्स में है, लेकिन अभी यहां पर हम रिवीजन कर लेते हैं, आगे हम फिर पढ़ेंगे कि अगर कभी भी कोई भी अल्काइल ग्रुप किसी बेंजीन में लगा हो, ठीक है ना, तो क्या लिखना क्या है, आप नोट करके लिखो इस बात को पहले कि when any alkyl is directly attached to benzene, write down, when any alkyl is directly attached to benzene। अच्छा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वो जो भी अल्काइल हो, जो भी अल्काइल होगा मतलब ये अल्फा कार्बन होगा बेंजीन के रेस्पेक्ट में, उस ब्रैकेट में लिखिएगा एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना कंपलसरी है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है ना। ट्रीटेड विद KMnO4, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर ट्रीटेड विद KMnO4, देन कार्बन, ये जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू एसिड, देन अल्काइल ग्रुप्स कन्वर्ट्स इनटू एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि बेंजीन वैसे का वैसा बना रहेगा और यहां पर एक कार्बन है तो एक कार्बन का एसिड बन जाएगा। सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन यहां +2O और -2 हाइड्रोजन, सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन केस है, ठीक है ना। बस कंडीशन ध्यान रखना है, क्या कहा मैंने कि यहां पर जैसे मान लिया अगर ये कह दिया जाए, ये यहां पर लगा दिया जाए CH3 ऐसे, CH2 CH3 और इसका KMnO4 से रिएक्शन करवा दिया जाए, तो यहां ध्यान रखिएगा यहां पर क्या बनने वाला है, यहां पर अब आप ये सोचिएगा यहां एक कार्बन था तो COOH बन गया, यहां पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का यहां पर ध्यान रखिएगा COOH ही बनेगा। आप इस बात को भी नोट करके लिखो, द होल चेन, जितनी भी अल्काइल ग्रुप की चेन होगी, होल चेन कन्वर्ट्स इनटू द COOH, वो एक ही COOH में कन्वर्ट होगी। ये खास बात है, यहां पर ये खास बात है, जरा नोट करो, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, CH2 COOH मत कर देना, गलत हो जाएगा। ये इनका हीटिंग इफेक्ट है, KMnO4 का ऑक्सीडेशन इफेक्ट है। बिल्कुल आपको लर्न रखना होगा कि अगर इसके ऊपर अल्फा कार्बन पर एक एटलीस्ट हाइड्रोजन है तो पूरी की पूरी फुल चेन COOH में कन्वर्ट। यहां 3 करोगे, प्रोपाइल लगाओगे तब भी यहां पर COOH आएगा, ब्यूटाइल लगाओगे तब भी COOH आएगा, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन बस ध्यान रखना, अगर मान लिया ऐसा कर दिया जाए ऐसा और इसकी KMnO4 रिएक्शन करवा दी जाए तो क्या बनेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, COOH बन जाएगा। लेकिन अगर यही टर्सरी हो गया, टर्सरी का मतलब यह है कि अगर सिचुएशन ऐसी हो गई, यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन समझते हो ना, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, KMnO4 रिएक्शन करवाओगे, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। चलिए नोट करिए, ऐसी सिचुएशन में कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है ना। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता देते हैं यहां पे, लास्ट बात और, कि ये जो CH3 लिखा हुआ ना, इट इज कॉल्ड टॉलिन। अगर एक इससे छोटा रिएजेंट होता है K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में अगर इसको हीट कर दिया जाए तो इट कन्वर्ट्स इनटू, अब ये क्या करेगा, एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, ये वाला जो रिएजेंट है इससे थोड़ा छोटा है, K2Cr2O7 KMnO4 से थोड़ा छोटा होता है, तो ये डायरेक्टली उसको एसिड में नहीं ले जाएगा, एसिड के एक पहले वाला कौन सा टर्म होता है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब हमने कहा अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट होगा, अगर उससे थोड़ा छोटा होगा तो एल्डिहाइड में, उससे और छोटा होगा तो अल्कोहल। बस समझ पा रहे हो। इस रिएक्शन का एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन, और इस इटार्ड रिएक्शन को हम पढ़ेंगे कहां, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अभी अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड पहला चैप्टर है, दूसरा है अल्कोहल फिनोल ईथर, तीसरा है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो तीसरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये वाली इटार्ड रिएक्शन, और वहां पर हम इसको अच्छे से समझेंगे कि ये इटार्ड रिएक्शन क्या है, और वहां पर हम ये भी समझेंगे। लेकिन यहां पर अभी एल्केन का सिंपल ऑक्सीडेशन है, तो नाउ इट इज ऑक्सीडेशन ओवर, ये ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट ओवर होता है यहां से। ये इटार्ड रिएक्शन नोट कर लीजिएगा, इटार्ड रिएक्शन होती है टॉलिन से बेंजल्डिहाइड का बनना, इटार्ड रिएक्शन कहलाता है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्रोमेट एंड क्रोमाइल क्लोराइड। ये है CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी आगे हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में, क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, ये इसकी प्रेजेंस में होता है। ठीक है ना। तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ
ऑफ एल्केन। उसके बाद अब एक छोटी सी और रिएक्शन बची हुई है। नेक्स्ट एक टर्म है इंसर्शन रिएक्शन का। देखिए इंसर्शन रिएक्शन, इंसर्शन रिएक्शन क्या होती है, ये जनरली ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी या बुकलेट्स वगैरह में नहीं मिलेंगे आपको रिएक्शंस। ये कुछ बेसिक रिएक्शंस है, डायरेक्ट पेपर में ही पूछी जाएंगी। जैसे अगर ये कह दिया जाए CH3 CH2 और CH3, अगर इसकी रिएक्शन करवा दी जाए किससे, CH2 से, कार्बीन। कार्बीन जानते हो ना, जीओसी में आप लोगों ने एज ए इंटरमीडिएट पढ़ा होगा कार्बीन। कार्बीन पढ़ा है, कैसे बनता है ये भी पढ़ा है, क्या होता है सब कुछ पढ़ा है इसके बारे में। तो अगर कार्बीन से रिएक्शन करवाई गई तो कार्बीन क्या करता है, इंसर्शन होता है, ये CH2 इसमें इंसर्ट हो जाता है, नाम ही है इंसर्शन रिएक्शन। यानी कि कभी भी अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना है तो इंसर्शन का मतलब कैसे हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, एक CH3 यहां पर लग सकता है, या CH3 CH CH3, एक CH3 यहां लग सकता है। भाई कैसे होगा, एक हाइड्रोजन यहां से देखो ऐसा निकलेगा, CH2 एक हाइड्रोजन, तो एक फ्री रेडिकल एक फ्री रेडिकल ये, तो एक फ्री रेडिकल इससे अटैच हो जाएगा और ये वाला फ्री रेडिकल इससे अटैच हो जाएगा, और ऐसे इसका फ्री रेडिकल, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री। बात समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं, कि भाई एक जैसे ये वाला बॉन्ड टूटा तो एक फ्री रेडिकल यहां आया, एक फ्री रेडिकल यहां आया, अब इसमें क्या होगा, एक फ्री रेडिकल इससे अटैच हो गया CH3, एक फ्री रेडिकल इससे अटैच हो गया और डायरेक्टली CH3 अटैच हो गया, ऐसे ये सिचुएशन यहां अटैच हो जाती है। तो मतलब इट इज कॉल्ड इंसर्शन। अगर कभी भी किसी नॉर्मल एल्केन में एक कार्बन बढ़ाना है तो कार्बन बढ़ाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन ध्यान रखना परसेंट यील्ड इसकी बहुत अच्छी नहीं होती है, इसीलिए हम इंडस्ट्रियल लेवल पर इसका यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, कि ऐसा नहीं है कि मतलब हम डायरेक्टली जो है ब्यूटेन से पेंटेन बनाए तो ब्यूटेन से पेंटेन जो 90% इसका परसेंट यील्ड बन जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, इट इज सिंपल इंसर्शन रिएक्शन। वन मोर थिंग, एक सिंपल क्या एल्केन रिएक्शन विद कीटोन, क्या एल्केन कीटोन से रिएक्शन करता है। एक छोटी सी रिएक्शन यहां पर हम यूज करेंगे कि जैसे मान लिया ये लिखा है CH3 और CH3, ये हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन करवा दें हम कीटोन से, देखो ऐसे, तो बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा वैसे ही सिंपल अटैचमेंट होता है, C सिंगल बॉन्ड C और यहां पर लगेगा C सिंगल बॉन्ड C ऐसे, और ये लग जाएगा OH। देखो वैसे ही ये वाला H यहां से निकलेगा, एक फ्री रेडिकल ये, एक फ्री रेडिकल ये वाला एक फ्री रेडिकल ये, एक फ्री रेडिकल ये, तो ये H इस फ्री रेडिकल पर अटैच हो जाएगा और ये वाला फ्री रेडिकल इससे अटैच हो जाता है। मतलब ध्यान रखना है कि कीटोन एल्केन से इस पैटर्न पर रिएक्शन करता है। बेसिकली इट इज अ रिएक्शन ऑफ कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स चैप्टर में है, ठीक है ना। लेकिन एल्केन में टर्सरी एल्केन अगर कीटोन से, इवन ऐसा नहीं है टर्सरी एल्केन ही रिएक्शन करता है, लेकिन टर्सरी एल्केन की रिएक्टिविटी थोड़ी फास्ट है, इसलिए मैंने टर्सरी एल्केन लिया है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल है तो टर्सरी जो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला कंसेप्ट सेम रहता है, तो इसलिए इसकी रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो एल्केन में कैसे रिएक्शन होगा कि हाइड्रोजन निकलेगा फ्री रेडिकल में, तो वो फ्री रेडिकल ये, एक फ्री रेडिकल ये, और ये वाला एक फ्री रेडिकल में टूटेगा, तो ये वाला फ्री रेडिकल इस O से अटैच हो जाएगा तो OH हो जाएगा, और ये वाला फ्री रेडिकल इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो ये वाला CH3 टर्सरी ब्यूटाइल वैसे का वैसा बना रहा, और यहां पर एक कार्बन, ये वाला कार्बन, और इसमें 2 कार्बन ये लगे रहे, और ये वाला जो OH है वो OH यहां लगा, और ये कार्बन डायरेक्टली अटैच हो गया। बात समझ पा रहे हो। तो रिएक्शन विद कीटोन बिल्कुल बेसिक रिएक्शन है, ये एल्केन में हालांकि कभी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है ना, आप उसकी बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ये बिल्कुल बेसिक रिएक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो ये थी रिएक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद एक छोटा सा लास्ट पॉइंट और बचता है एल्केन में। एल्केन में छोटा सा टर्म यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पायरोलिसिस। एक टर्म यूज किया जाता है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या होता है, पायरोलिसिस जरा लिखो द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइट डाउन, लिखो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यानी थर्मल का मतलब है टेम्परेचर के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू किसी लार्ज मॉलिक्यूल्स को अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाए टेम्परेचर के थ्रू, देन इट इज कॉल्ड पायरोलिसिस। तो इसको हम पायरोलिसिस कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पायरोलिसिस, ठीक है ना। पायरोलिसिस के बाद एक वर्ड और हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रैकिंग। पायरोलिसिस में के बाद हम एक और वर्ड यूज करते हैं, क्रैकिंग। अच्छा, क्रैकिंग भी पायरोलिसिस ही होता है। यहां पर भी हम क्या करते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, लेकिन बस कंडीशन क्या है जरा लिखो, व्हेन अ लार्ज मॉलिक्यूल, राइट,
when a large molecule decomposes into a small molecules in format of alkane and alkene. अगर कोई लार्ज मॉलिक्यूल लिया जाए, और वो भी ध्यान रखिएगा लार्ज मॉलिक्यूल एल्केन का होता है, क्योंकि हम एल्केन पढ़ रहे हैं ना, तो एल्केन की प्रॉपर्टी है। अगर किसी एल्केन का लार्ज मॉलिक्यूल एल्केन और एल्कीन के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो हम उसको क्रैकिंग कहते हैं। अच्छा, क्रैकिंग में भी तो यही हुआ कि लार्ज मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, और पायरोलिसिस भी वही होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्रैकिंग और पायरोलिसिस में डिफरेंस ये है कि क्रैकिंग पर्टिकुलर इसी फॉर्मेट में जाएगा और पायरोलिसिस किसी भी फॉर्मेट में जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है वो एल्केन एल्कीन में जाए, कोई लार्ज मॉलिक्यूल ले लिया जाए, वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए। हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड बनकर उड़ जाए, हो सकता है कि उसमें कोई और उसका परसेंटेज आ जाए, या उसका कोई और प्रोडक्ट आ जाए, बाई प्रोडक्ट बन जाए। लेकिन अगर क्रैकिंग होगी तो क्रैकिंग में वो केवल एल्केन और एल्कीन पर ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल द क्रैकिंग कैन बी पायरोलिसिस व्हाइल पायरोलिसिस कैन नॉट बी क्रैकिंग। नोट लगाइए इसमें कि ऑल द क्रैकिंग कैन बी पायरोलिसिस व्हाइल पायरोलिसिस कैन नॉट बी क्रैकिंग। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। एंड फॉर गुड क्रैकिंग टेम्परेचर शुड बी 500 to 600 डिग्री सेल्सियस। अच्छी क्रैकिंग के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 500 से 600 डिग्री सेल्सियस, किसी किसी बुक में 700 डिग्री सेल्सियस भी लिखा जाता है। वैसे इन जनरल 500 से 600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर एक अच्छी क्रैकिंग में माना जाता है। जैसे अगर मान लिया मैंने कहा कि ये लिखा है CC7 मान लिया और H16, ये है कंपाउंड, इट इज व्हाट, इट इज सेप्टेन, ठीक है ना। अब इसकी क्रैकिंग करनी है तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ विच वन और मोर देन वन आर क्रैकिंग ऑफ C7H16। तो C7H16 की क्रैकिंग देखिए कैसे हो सकती है। C7H16 की क्रैकिंग ये टूट सकता है मीथेन में, एल्केन में, और इसके प्लस एल्कीन में C6H12 में। बात समझ पा रहे हो? मतलब एल्केन का फॉर्मेट इसका मीथेन है और इसका 6 कार्बन बचा तो 6 कार्बन का एल्कीन है C6। ये दूसरा क्या हो सकता है, ये हो सकता है C2H6 इथेन, और प्लस कितने कार्बन बचे, 5 कार्बन बचे तो C5H10। बात समझ पा रहे हो? C3H8 प्लस कितने कार्बन बचे, 4, C4H8। अगला C4H10 कितने कार्बन बचे, C3H6। अगला C5H12 और प्लस C2H4। अगला C6H14 और प्लस CH2। बात समझ पा रहे हो सभी लोग? ये C6 है। सारे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, और यहां पर हेक्सीन, ठीक है ना, नॉर्मल वही कंडीशन है, पेंटीन है, ब्यूटीन है, इस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन। तो एल्केन और एल्कीन मतलब इस सेप्टेन का इनमें से कोई भी क्रैकिंग का पार्ट है। मतलब अगर मोर देन वन करेक्ट आंसर दिया जाए तो ये भी क्रैकिंग है, ये भी क्रैकिंग है, ये भी क्रैकिंग है। तो किसी भी हायर मोलिक्यूल्स को लोअर एल्केन्स में उनके पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने को हम क्रैकिंग कहते हैं। एंड इट इज ऑल्सो पायरोलिसिस और क्रैकिंग में बस फॉर्मेट का ही डिफरेंस है, अदरवाइज बोथ आर सेम। समझ पा रहे हो? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज हमें खत्म कर देना है बिल्कुल इसको। कल से हम एल्कीन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। ये यहां से प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन पूरी तरह से ओवर हो गई। हमने एक एक प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज कवर कर दी है। हमने नारायणा पैकेज बुकलेट का PDF आपको भेजा है, ठीक है ना, हर ग्रुप में हमने भेज दिया। आप देखिए वहां पर शुरू होते ही खत्म हो गई सारी प्रिपरेशन, सारी प्रॉपर्टीज। जितना हमने पढ़ा दिया इतना बिल्कुल नहीं मिलेगा वहां पे, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। अगर ये एल्केन आप अच्छे से जितना हमने पढ़ा दिया है पढ़ लिया तो अब एल्केन के कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये मेरी गारंटी। कितना आप अच्छा पढ़ लेते हो ये आप पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन क्या है? अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, हर चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको क्या करना है, केवल स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से ही उसको रीड करना है, कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि नारायणा बुकलेट ने भी एनसीईआरटी को कॉपी कर दिया है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी को फोकस करिएगा, वहां कम दिया हुआ है और अच्छा दिया हुआ है, और क्वेश्चन भी वहीं से पूछा जाएगा।
फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यह है कि नंबर वन, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिकल स्टेट की, फिजिकल स्टेट, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे मैंने कहा आपसे मीथेन लिखा हुआ है, ईथेन लिखा हुआ है, प्रोपेन लिखा हुआ है, ब्यूटेन लिखा हुआ है, तो ये किस फिजिकल स्टेट्स में होते हैं? फिजिकल स्टेट का मतलब है लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है। तो क्या है कि फ्रॉम कार्बन 1 टू कार्बन 4 इट इज गैसियस स्टेट, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। एक कार्बन से 4 कार्बन तक की अगर कहा जाए प्रोपेन तो गैस होगी, ब्यूटेन तो गैस होगी, इथेन मीथेन, ठीक है ना। लेकिन अगर C5 से C5 से C17 तक, C5 से C17 तक अगर कहा जाए तो वो उसके लिक्विड स्टेट में होता है, और C18 या अबव, इसके ऊपर वाला सारा, वो उसका सॉलिड स्टेट में होता है। ये इनकी फिजिकल स्टेट्स हैं जो कि आपको याद करना होगा कि 1 to 4 जो होता है वो गैसेस स्टेट होता है, 5 to 17 जो होता है वो लिक्विड स्टेट होता है, और यहां पर 18 या 18 के ऊपर सॉलिड स्टेट में होता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, केवल एनसीईआरटी का डेटा हमें याद करना है। अगर एनसीईआरटी में मान लिया C5 से C13 कह दिया ना उन्होंने, तो फिर 13 ही याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एनसीईआरटी वाले किसी दूसरे की बात मानते ही नहीं है। 2 2 अगर 3 लिखा है ना एनसीईआरटी में, तो बस 2 2 क्या होता है, 3 होता है। और अगर जेईई मेंस वाले पेपर पूछते हैं और 2 2 3 आंसर आपने उन्होंने सही किया, तो वो कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी में लिखा इसीलिए 3 होता है आंसर, 4 नहीं होता है। समझ गया ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 2 3 बिल्कुल नहीं होता है, और एनसीईआरटी में लिखा है तो वही सही मान लिया जाएगा। इसलिए ये सब कुछ लर्निंग पोर्शन है। हालांकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि एनसीईआरटी का ही डेटा लिखूँ, ठीक है ना, तो आपको वही डेटा बिल्कुल याद करना होगा। तो यहां पर ये है फिजिकल स्टेट। अच्छा, दूसरा, अब अगली बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट में आप लिख लें कि जो एल्केन होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर चेन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच चेन, राइट। बॉइलिंग पॉइंट एल्केन में बॉइलिंग, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, ये सब आप बच्चों वाली चीजें हैं, और बॉइलिंग पॉइंट ये फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर है लिक्विड सोल्यूशन, वहां बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सब समझेंगे हम। अभी आप इतना समझो, जैसे लिखा है मीथेन और इथेन, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? इथेन का। इथेन से ज्यादा प्रोपेन का, प्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन का। जैसे जैसे लॉन्गेस्ट चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ब्रांच चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। जैसे मैं कहूं ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेयर टू ब्यूटेन के। तो आपको सिंपल क्या लिखना है? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर चेन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच चेन, ठीक है ना। कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है इसका, सिंपल कंसेप्ट है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लर्निंग पोर्शन है, ठीक है ना। इसमें कोई मैकेनिज्म, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर है? अच्छा, यहां पर एक बात समझ ले मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट की खास बात होती है। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि हर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, एल्केन की बात कर रहा हूं, हर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम अपने नेक्स्ट ऑड होमोलॉग और उसका प्रीवियस होमोलॉग से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई इवन नंबर ऑफ कार्बन ले लो, जैसे 4 कार्बन ले लिया हमने ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसके पहले वाला क्या आएगा? इसके पहले वाला आएगा प्रोपेन, और इसके बाद वाला क्या आएगा? इसके बाद वाला आएगा पेंटेन। तो ये जो ब्यूटेन होगा ये प्रोपेन से भी ज्यादा होगा और पेंटेन से भी ज्यादा होगा। बात समझ पा रहे हो? तो लिखो इस बात को जरा, मेल्टिंग पॉइंट लिखो कि एवरी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ एल्केन हैज लार्ज वैल्यू ऑफ MP देन इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट होमोलॉग। जैसे इथेन का मेल्टिंग पॉइंट मीथेन से भी ज्यादा होगा और प्रोपेन से भी ज्यादा होगा। ये सिंपल सी कंडीशंस हैं। नंबर 3, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट क्या है? सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि घुलने की टेंडेंसी। अगर मैं बात करूं एल्केन की, तो ऑफ कोर्स एल्केन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। और पानी क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट होता है। तो ऑफ कोर्स पोलर में नॉन पोलर तो कभी घुलेगा ही नहीं। तो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर,
जो एल्केन्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। अच्छा, पानी में इनसॉल्युबल है, अगर मैं किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कहूँ तो इट में भी वो सॉल्युबल हो, ठीक है ना। तो पानी में जनरली सॉल्युबिलिटी हम बात करते हैं एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी में, तो पानी में जो एल्केन्स होते हैं वो नहीं घुलते हैं। क्यों नहीं घुलते हैं? ड्यू टू इट्स हाइड्रोफोबिक नेचर। हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब फोबिक मतलब फोबिया, फोबिया मतलब डरना। पानी से जो डरता है वही हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, उसी को कहते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर, ठीक है ना। ड्यू टू कार्बन हाइड्रोजन नॉन पोलैरिटी, इनके अंदर कोई खास पोलैरिटी नहीं होती, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता ना, ये बात हमने पहले भी बताई है। तो सॉल्युबिलिटी में लिखें कि अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, होगा क्या, जैसे जैसे अगर मैं कहूँ कि घुलने की टेंडेंसी बताओ, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। भाई मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने में क्या होगा, हाइड्रोफोबिक नेचर और बढ़ेगा, तो जितना हाइड्रोफोबिक नेचर और बढ़ेगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो आप नोट करके लिखो कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, चीज जितनी बड़ी होती है उतनी देर में घुलती है, ठीक है ना। और एक छोटा सा पार्ट और आता है डेंसिटी। जैसे जैसे डेंसिटी का भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये देखा गया है। एक पॉइंट और लास्ट में, डेंसिटी का भी प्रोडक्ट ये मतलब ये प्रेडिक्ट किया गया है कि अल्केन की जो डेंसिटी होती है जनरली वाटर से जो होती है कम होती है, वाटर से इसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती है। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज। मीथेन से ज्यादा इथेन से ज्यादा प्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन, इस तरीके की जो डेंसिटी होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है, और ये जो होती है और पानी से हल्के होते हैं ये, ठीक है ना। तो ये थे कुछ फिजिकल टर्म्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसी के साथ एल्केन ओवर होता है, लेकिन एल्केन में खास बात मैं आपको और बता दूं, एल्केन में एक छोटा सा एक पॉइंट वैसे हमारे सिलेबस में नहीं आता है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट कभी कभी पूछा जाता है कि भाई एक बात बताओ कि ऑक्टेन नंबर, एक जनरल टर्म ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर क्या होता है। ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर क्या होता है, ऑक्टेन नंबर किसको कहते हैं और सीटेन नंबर किसको कहते हैं। ये छोटा सा पॉइंट कभी कभी किसी बुक में मिल जाता है, हालांकि क्वेश्चन कभी नहीं देखा मैंने। इट इज द मैकेनिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच का टर्म है। और ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर होता क्या है, मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं इसको। ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर का मतलब ये एक्चुअली पूरा मैकेनिकल प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके लिए आपको पहले एक नॉकिंग समझना पड़ेगा। नॉकिंग क्या होता है, एक वर्ड तुमको समझना पड़ेगा, नॉकिंग। ये एंटी नॉकिंग के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो कि ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर आर यूज्ड टू डिफाइन द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल की एफिशिएंसी को डिफाइन करने में यूज किए जाते हैं। मतलब ऑक्टेन नंबर इस बात को डिफाइन करता है कि आपका जो पेट्रोल है, केवल पेट्रोल की बात करो, कितना अच्छा है। सीटेन नंबर इस बात को डिफाइन करता है कि आपका जो डीजल है वो कितना अच्छा है। गाड़ी में जब भी पेट्रोल डलवाते हो तो पेट्रोल डलवाने में कितनी अच्छी एफिशिएंसी का पेट्रोल है, इट डिफाइंस द ऑक्टेन नंबर। कितना अच्छा डीजल है, इट डिफाइंस द सीटेन नंबर। भाई नॉकिंग समझो जरा पहले। नॉकिंग का मतलब यह है कि जब भी आप गाड़ी चलाते हो, टू व्हीलर चलाते हो, फोर व्हीलर चलाते हो, तो गाड़ी में चलाने में एक आवाज आती है, इंजन में एक आवाज आती है। इंजन का जो नॉइस होता है वो कैसा होता है, वो जो स्पार्क प्लग होता है और जो पिस्टन होता है उसके बीच में गैप होता है जिसके अंदर हम फ्यूल भरते हैं। तो जैसे ही इग्नाइट किया जाता है तो जो कंप्रेशर होता है वो, अच्छा ये मैकेनिकल ब्रांच में हम लोगों ने बीटेक के सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था। तो ये पूरा मैकेनिकल ब्रांच का टर्म है कि स्पार्क प्लग और पिस्टन के बीच में जो फ्यूल भरा होता है, तो जैसे स्पार्क करता है तो पिस्टन आगे पीछे होता है, तो आगे पीछे होने की वजह से एक नॉइस क्रिएट होता है। या आसान भाषा में कहें कि जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो बहुत तेजी से धक 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 करके आवाज आती है ना। बुलेट में तो और बड़ी अच्छी सी आती है, होंडा में थोड़ी धीमी आती है, और धीरे धीरे जब गाड़ी 1 साल 2 साल पुरानी हो जाती है तो उसमें आवाज थोड़ी और गंदी आने लगती है। तो जो नॉइस निकलता है ना इंजन से, उसी को कहते हैं नॉकिंग। नॉक का मतलब खटखटाना ना, तो वो इंजन बोलने लगता है, जो कहते हैं कि यार बिल्कुल बज रहा है ना। तो जितना ज्यादा इंजन नॉइस करता है हम कहते हैं उतनी ज्यादा नॉकिंग है। तो नॉकिंग ज्यादा हो जाती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं। तो सबसे पहला कारण रहता है फ्यूल का। अगर आप, जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल पंप में 2 तरीके के फ्यूल्स होते हैं। मतलब एक पेट्रोल नॉर्मल पेट्रोल है, एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पावर पेट्रोल है।
तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पावर पेट्रोल का मतलब उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसका मतलब वो डलवाओगे तो उसमें नॉकिंग उतनी नहीं होगी जितनी नॉर्मल वाले पेट्रोल की होगी। तो इसका मतलब ये है कि जिसमें नॉकिंग नहीं होगी, अच्छा स्मूथ चलेगा, उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा। और इसमें जिसमें नॉकिंग ज़्यादा होगी उसका ऑक्टेन नंबर कम होगा। तो ऑक्टेन नंबर अगर किसी का, मान लिया मैं कहूँ ऑक्टेन नंबर किसी का 100 है, तो इसका मतलब है कि वो ऑक्टेन नंबर, वो नॉकिंग उसमें बिल्कुल नहीं होगी, वो एंटी नॉकिंग रिएजेंट होगा, वो एंटी नॉकिंग की तरह काम करेगा। और जिसका ऑक्टेन नंबर कम होगा, इसका मतलब उसमें नॉकिंग ज़्यादा होगी। बात समझ पा रहे हैं ना? ये एक प्रैक्टिकल और मैकेनिकल एस्पेक्ट है। तो ऑक्टेन नंबर का मतलब होता है कि ये पेट्रोल, जैसे ये पेट्रोल को डिफाइन करता है वैसे ये डीजल को डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, ऑक्टेन नंबर में हमारे पास, ऑक्टेन नंबर के लिए उन्होंने दो टर्म बना दिए। एक टर्म यहां पर बनाया है हमारे पास आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन, और एक बनाया है नॉर्मल हेप्टेन आइसो ऑक्टेन के लिए। और उन्होंने ये दो कैटेगराइज से उसको कैटेगराइज किया कि आइसो ऑक्टेन को 100 मार्क्स दिए हैं, मतलब 100 नंबर दिया है, और इसको 0 दिया है। मतलब ये उन्होंने कैटेगराइज बना दिया है। जब भी कोई इंजन आता है कंपनी से, तो कंपनी से इंजन आने के बाद वो बता देते हैं कि ऑक्टेन नंबर किसी का अगर 100 है, आइसो ऑक्टेन अगर 100 नंबर का है, तो 100 नंबर का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर एंटी नॉकिंग जो है सिस्टम बहुत ज़्यादा है। आइसो ऑक्टेन बहुत अच्छा 100 दिया है ना उसको, तो ये एक केवल मार्किंग दी हुई है उसको। 100 का मतलब ये उसके अंदर नॉकिंग बिल्कुल नहीं होगी, और 0 का मतलब ये है कि उसके अंदर भाई ये बहुत खराब है पेट्रोल की एफिशिएंसी, और उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर नॉकिंग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो अब क्या है कि जब भी आपको पेट्रोल वगैरह होता है तो इन दोनों का मिक्सचर दिया जाता है, इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर। और मिक्सचर का मतलब ये कई बार लिखा होता है कि आइसो ऑक्टेन, जैसे आइसो ऑक्टेन है, आइसो ऑक्टेन, तो आइसो ऑक्टेन जो है 80% है, या आइसो ऑक्टेन 80 है, तो आइसो ऑक्टेन 80% का मतलब ये है कि 80% ये है और 20% ये है। तो अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, ये वाली वैल्यू कम होगी, तो इसका मतलब है ये वो जो पेट्रोल की एफिशिएंसी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और वहाँ नॉकिंग कम होगी और एंटी नॉकिंग ज़्यादा अच्छी होगी, और वो अच्छे एफिशिएंट की तरह काम करेगा। समझ पा रहे हो ना? तो आपको आइसो ऑक्टेन 100 के साथ, नॉर्मल हेप्टेन 0 के साथ, केवल एफिशिएंसी को डिफाइन करने के लिए ये टर्म्स यूज किए जाते हैं। अगर आप ये टर्म नहीं भी पढ़ोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन टर्म को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे जैसे एल्केन, जैसे मैं कहूं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो जैसे जैसे एल्केन बढ़ते जाते हैं नंबर ऑफ कार्बन का, उनका जो ये ऑक्टेन नंबर है ये कम होता जाता है। या आप नोट करके लिख सकते हो कि जैसे एल्केन से, मीथेन से ऑक्टेन नंबर कम होता है, इथेन का, इथेन से ऑक्टेन नंबर कम होने का मतलब है वो एफिशिएंसी क्या खराब हो रही है, पेट्रोल खराब हो रहा है। तो ऑक्टेन नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ एल्केन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ऑक्टेन नंबर कम होता जा रहा है, ठीक है ना। एक तो पॉइंट ये लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए कि जो ऑक्टेन नंबर होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन ऑफ एल्केन, एल्केन के अपोजिट होता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ऑक्टेन नंबर जो है सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो एल्केन का होता है, सबसे अच्छा एल्केन का, उससे कम एल्कीन का, फिर एल्काइन का, फिर साइक्लिक का, और लास्ट में एरोमेटिक का। ये ऑक्टेन नंबर एल्केन वाले अच्छे माने जाते हैं। तो सबसे अच्छा एल्केन, उसके बाद फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, फिर साइक्लिक, और फिर एरोमेटिक। और इसी का ठीक डीजल के लिए अगर देखा जाए, सीटन नंबर डीजल के लिए यूज किया जाता है, ये इसका ठीक उल्टा होता है, उसमें एरोमेटिक सबसे अच्छा और एल्केन सबसे कम। समझ गए? तो इट इज ऑल अबाउट सीटन एंड ऑक्टेन, और यहां से प्रिपरेशन ऑफ एल्केन खत्म होता है। मैंने पूरी तरह से एल्केन खत्म कर दिया है। ऑनवर्ड्स कल से वी विल स्टार्ट एल्कीन, एल्कीन स्टार्ट करेंगे, और ध्यान रखिएगा एल्कीन में हम वो एलिमिनेशन वगैरह सारी चीजें यूज करेंगे, और सारा का सारा चीजें हम एल्कीन में। अच्छा, एल्केन को अच्छे से रिवीजन कर लेना, तभी एल्कीन थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।